हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो हम बात करेंगे किसके ऊपर? इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी के ऊपर, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है या आगत कर छूट जिसको बोलते हैं वो होता क्या है। तो देखिए, एक बेसिक ओवरव्यू तो हमने ऑलरेडी इसका समझ रखा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में अब आप जान चुके होंगे। जब हमने बेसिक जीएसटी पढ़ा था तो उसमें भी आपको इसका नॉलेज दिया था, तो आपको कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले चीजों को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईटीसी, की आईटीसी। तो अब आईटीसी का मतलब ही समझ में क्या आता है? देखिए क्या बोल रहा है वो, इनपुट टैक्स और क्रेडिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये उस टैक्स पे क्रेडिट की बात बोलता है जो इनपुट के संबंध में हमें मिलने वाली क्रेडिट है। इसके संबंध में टैक्स क्रेडिट मिलने वाली है जो हमने इनपुट में लिया है। अब इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब है कि वो सारी वस्तु या वो सारी सेवाएं जो हम ले रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। अगर हम कहें कहें इसको हिंदी में तो क्या कहें? जो आगत, मतलब जो हमारा इनपुट है, आउटपुट देने के लिए जो हमारे पास हम इनपुट ले रहे हैं, या जो चीजें हम परचेस कर रहे हैं, या जो सेवा हम ले रहे हैं ताकि हम आगे सर्विस अच्छे से दे पाएं, तो वो सभी इनपुट पर ये टैक्स की हमको क्या मिलने वाली है? क्रेडिट मिलने वाली है। तो उसको बोला जाता है क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए ये एक शॉप ओनर है। ठीक है, हम सबका एग्जांपल ले लेंगे एक एक करके। तो शॉप ओनर है। अब ये शॉप ओनर किसके हैं? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये शॉप ओनर है मोबाइल के। ठीक है, मोबाइल की इनकी शॉप है। ठीक है, ये मोबाइल की इनकी शॉप है, ये शॉप ओनर है। तो अब मोबाइल के शॉप ओनर करते क्या है? मोबाइल के शॉप ओनर मोबाइल सेल करते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब इनके पास कस्टमर आएंगे, ये कस्टमर एक आए, तो इनको ये क्या करेंगे? इनको ये सेल करेंगे, इनको ये क्या करेंगे? अपना सामान बेचेंगे, सेल करेंगे, है ना? मोबाइल की सेल। तो सेल को जीएसटी में क्या बोलेंगे? जीएसटी में एक ही वर्ड रखा गया और उसका नाम क्या है? सप्लाई। ठीक है, तो ये सप्लाई करेंगे। तो अब सपोज करिए एक व्यक्ति आया और इनसे क्या लेने आया? सपोज करिए एक आईफोन 15 लेने आया। ठीक है, आईफोन 15 लेने आया। तो अब यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली क्या है? या आईफोन लेने आया या कोई एक नॉर्मल मोबाइल लेने आया, ये व्यक्ति लेने आया। तो अब ये जो आईफोन है, जो इनके पास आईफोन है, वो आईफोन क्या इन्होंने बनाया है? नहीं, ये बनाया किसने? आईफोन बनाया है, सपोज करो हम एप्पल कंपनी से ही बात करते हैं कि एप्पल कंपनी ने बनाया है ना? तो अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं बीच में, होलसेल डीलर होते हैं, वो सबको अभी हम नहीं रखते हुए सिंपल सा एग्जांपल रखते हैं। तो अब सपोज करिए अगर ये व्यक्ति ने यहाँ पर सपोज करिए 1.5 लाख का ये आईफोन खरीदा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर इन्होंने ये 1.5 लाख रुपए का आईफोन कस्टमर को बेचा है तो ये कितने में खरीदा होगा? कुछ कम में ही खरीदा होगा आईफोन एप्पल कंपनी से। तो यहाँ पर सपोज करिए इन्होंने आईफोन खरीदा था एप्पल कंपनी से कितने का? 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए पर जब इन्होंने खरीदा और 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, मतलब 50,000 रुपए का क्या मिला है? इनको प्रॉफिट मिला है। अब सपोज करिए यहाँ पर इन्होंने जीएसटी चुकाया था, यहाँ पर इन्होंने जीएसटी चुकाया था, सपोज करिए कितना? 28,000 रुपये। कितना चुकाया था? 28,000 रुपये इन्होंने जीएसटी यहाँ पर चुकाया था आईफोन के ऊपर। ठीक है, तो ये टोटल बिल कितना बना होगा? आईफोन ने इनसे, एप्पल कंपनी ने इनसे कितने पैसे लिए होंगे? तो 1,28,000 रुपये इनसे लिए थे। 1 लाख रुपए आईफोन के प्लस 28,000 रुपये किसके? 28,000 रुपये जीएसटी के लिए लिए। अब इन्होंने क्या करा? अब इन्होंने यहाँ पर बेच दिया, यहाँ पर क्या कर दिया? आईफोन इस कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, अब क्या हुआ?
अब इस कस्टमर से हम वसूल कर रहे हैं। अब सपोज करिए हमने इस कस्टमर से 1,42,000 रुपए ये लिए, साथ में सपोज करिए हमने 42,000 रुपए किसके लिए, 42,000 रुपए हमने इससे जीएसटी के लिए इस कस्टमर से। तो टोटल सपोज करिए हमने इससे कितने ले लिए, 1,92,000 रुपए। ठीक है, मैं एक थ्योरिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। ये तो आप सोचे सर इतना महंगा तो आईफोन आता नहीं है, तो हम एक थ्योरिकल एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ, 1.5 लाख रुपए का फोन की कीमत, उस पर जीएसटी हमने कितना लगा लिया, 42,000 रुपए का। टोटल कस्टमर से कितने ले लिए, 1,92,000 रुपए हमने टोटल कस्टमर से ले लिए। तो अब यहाँ पर जो शॉप ऑनर है उसको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को जीएसटी कितना देना पड़ेगा उसको, 42,000 रुपए का। कितने का जीएसटी देना पड़ेगा, 42,000 रुपए का। तो अब 42,000 रुपए का जो जीएसटी पेबल आ रहा है, जीएसटी का पेमेंट आ रहा है, इसमें से इन्होंने ऑलरेडी कितना पेमेंट पीछे दे रखा है, जिसकी इनको आईटीसी मिलेगी, ऑलरेडी कितना पेमेंट कर रखा है, तो 28,000 रुपए का पेमेंट तो इन्होंने इनपुट में दे रखा है। मतलब जो इन्होंने परचेस करा है, जो इनका इनपुट है, तो इनका इनपुट क्या है, इनका जो इनपुट है ये परचेस है, जो इन्होंने ये परचेस करा है। तो ये 1 लाख रुपए पर इन्होंने 28,000 रुपए ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। तो इसकी इनको क्या मिल जाएगी, इसको इनकी छूट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी इसको, इनकी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। तो इतने से इनका पेमेंट जो है जीएसटी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इनको पेमेंट कितना करना है, तो अब इनको जो पेमेंट करना है वो कितना करना है, वो करना है केवल और केवल कितना, 14,000 रुपए का। तो ये 14,000 रुपए का क्या हो जाएगा, टैक्स का पेमेंट हो जाएगा, जीएसटी का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीएसटी का पेमेंट। समझ में आ गई। तो अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, यहां पर देखने वाली बात है कि टोटल लाइबिलिटी कितनी थी इनकी, इस व्यक्ति की, जो सप्लायर, जो शॉप का ऑनर, का शॉप ऑनर थे, उनका पेमेंट की लाइबिलिटी थी 42,000 रुपए। पर इसमें से इनको क्या मिल गई, 28,000 रुपए की छूट मिल गई। तो ये 28,000 रुपए क्या था, जो इन्होंने माल परचेस करा था, जो इन्होंने माल इधर से खरीदा था, उस पर जो इन्होंने टैक्स चुकाया था 28,000 रुपए का, उसकी इनको क्या मिल गई, यहां पर उसकी इनको मिल गई क्या, क्रेडिट। ये क्या मिल गई इनको, इसकी क्रेडिट मिल गई। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर इनपुट क्या था, इनपुट था ये जो इन्होंने बाय करा था, जो इन्होंने परचेस करा था, ये इस इनपुट पर जो इन्होंने टैक्स चुकाया था, उसकी इनको क्या मिल गई, उसकी इनको मिल गई क्रेडिट। तो इनपुट क्या था, ये मोबाइल, और इस पर टैक्स कितना चुकाया था, इस पर जो टैक्स चुकाया था वो चुकाया था 28,000 रुपए, और इस 28,000 रुपए की इनको क्या मिल गई, यहाँ पर इनको मिल गई क्रेडिट। क्या मिल गई इनको, क्रेडिट। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जो भी इनपुट पे आपने चुकाया है टैक्स, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, उसकी आपको मिल जाएगी क्रेडिट। ठीक है, उसकी क्या मिल जाएगी आपको, उसकी आपको मिल जाएगी क्रेडिट। तो ये इसीलिए क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, कि जो भी आप आगम, मतलब जो भी आप माल परचेस करेंगे सेवा देने के लिए, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर सारी चीजें आपको और आसानी से समझ में आ जाएंगी। जो जो पॉइंट को हम बात करेंगे तो बस उनको लिंक करना रहेगा फिर हमको। ठीक है, तो ये हो गया शॉप का एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं सेवा का, सर्विस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक सर्विस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, तो एक सर्विस का एग्जाम्पल लेते हैं। अब सर्विस का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो सर्विस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो सेवा, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज करिए ये एक पर्सन है, इनका नाम क्या है, राहुल। ठीक है, तो अब राहुल क्या देते हैं, राहुल देते हैं केटरिंग की सर्विस। केटरिंग की सर्विस कि आपके यहाँ जो भी खाने आना, जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, और जो भी फंक्शन होते हैं उसमें ये केटरिंग की सर्विस देते हैं। मतलब केटरिंग की सर्विस का मतलब क्या है, फूड। ठीक है, जो भी फूड की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको, तो वो इसकी सर्विस प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं, राहुल जी। राहुल जी का बड़ा अच्छा नाम है इनका फूड में, कि केटरिंग इनकी काफी अच्छी रहती है, तो इनका नाम है। तो अब एक कस्टमर आए। ठीक है, एक कस्टमर आए,
जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अजय। ठीक है, तो अजय आए। अब अजय जी की क्या थी? अजय जी की थी शादी, है ना? तो इन्होंने अपनी शादी की केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किनको दे दिया? वो दे दिया राहुल जी को। ठीक है, राहुल जी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हमारे यहाँ पर 1,000 लोग आएंगे और आप उनकी फीस कितनी लेंगे? तो इन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ की केटरिंग का जो रेट है वो कितना है? 1,500 रुपए है। मतलब एक प्लेट का जो रेट है वो 1,500 रुपए है। तो आपको कितने रुपए देना है? तो आपको देना है 15 लाख रुपए। ठीक है, तो अजय अजय जी ने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए, आपका नाम है, हम आपको पैसे दे देंगे। तो अब इन्होंने यहाँ पर कितने, इन्होंने क्या दे दिया? केटरिंग की सर्विस दे दी। अब राहुल जी का काफी नाम है, तो इनके पास कई सारे ऑर्डर हैं उस दिन के, है ना? शादियां एक ही डेट पर कई सारी निकलती हैं। तो अब हुआ क्या? अब राहुल जी को लगा कि मेरा नाम है और अजय जी के यहाँ पर मुझे सर्विस देनी है, तो इन्होंने क्या ली? इन्होंने सेवा ली। इनकी सेवा ली, एक और व्यक्ति की इन्होंने सेवा ले ली। ठीक है, एक और व्यक्ति की सेवा ले ली। अब किसकी सेवा ले ली इन्होंने? इन्होंने ली सेवा विजय की। इन्होंने सेवा ली मिस्टर ए की। तो चलिए मेरा ही नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मेरी सर्विस ले ली कि मेरा भी केटरिंग में काफी अच्छा नाम है, सपोज करिए। तो इन्होंने कहा कि सौरभ जी, आप एक ऑर्डर मुझे मिला है, तो क्या वो आप ऑर्डर पूरा करेंगे? मैंने बोला बिल्कुल कर देंगे, बताइए क्या है। इन्होंने मुझे मेन्यू बताया। मैंने कहा कि मैं इसके आपको 1,200 रुपये लूंगा, है ना? तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 1,200 रुपये, 300 रुपये इन्हें फ्री में मिल रहे थे। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने मेरे से वो ऑर्डर ले लिया। तो अब क्या होगा? अब मैं जो इन्हें फूड दूंगा वही की वही फूड किनको दे देंगे? ये अजय जी को दे देंगे। तो अब मैं इनसे कितने चार्ज करूंगा? मैं चार्ज करूंगा 1,000 × 1,200, तकरीबन कितने चार्ज कर लूंगा मैं? 12 लाख रुपए। ठीक है, कितने चार्ज कर लूंगा? 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए तो मैं चार्ज करूंगा ही करूंगा, साथ में क्या करूंगा? साथ में इस पर चार्ज करूंगा मैं जीएसटी। क्या चार्ज करूंगा? इस पे जीएसटी। अब सपोज करो इस पर जीएसटी कितना लग रहा था? सिंपल कैलकुलेशन रखते हुए हम फिगर एकदम स्ट्रेट ले लेते हैं। सपोज करिए 2 लाख रुपए का। कितने का जीएसटी ले लूंगा मैं? 2 लाख रुपए का मैंने जीएसटी ले लिया। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 14 लाख रुपए। ठीक है, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 14 लाख रुपए, जिसमें से जीएसटी का पोर्शन कितना है? जिसमें से जीएसटी का पोर्शन है 2 लाख रुपए का। ठीक है, ये हो गया। अब यही की यही क्या करा? यही की यही इन्होंने आगे दिया कि सर मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, ये आप ले लीजिएगा। तो 1,000 रुपए पर प्लेट इंटू 1,500 कितने हो गए? इन्होंने कितने चार्ज करिए? 15 लाख रुपए। और सपोज करिए इस पर जीएसटी की अमाउंट कितनी हो रही थी? जीएसटी की अमाउंट इस पर हो रही थी 3 लाख रुपए की। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, इस पर जीएसटी की अमाउंट कितनी थी? 3 लाख रुपए की। तो ये हमने चार्ज कर लिया इनसे। तो टोटल अजय जी से कितने पैसे चार्ज हुए? अजय जी से चार्ज हुए हैं 18 लाख रुपए। ठीक है, अजय जी से टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी गई इनको? इनवॉइस की वैल्यू, या जिसको हम बोलेंगे बीजक मूल्य, वो कितना जाएगा? वो जाएगा 18 लाख रुपए। हमने 18 लाख रुपए इनसे ले लिए। अब राहुल जी को सरकार को जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। तो कितना पेमेंट करना रहेगा? तो इनको ये जो 3 लाख रुपए हैं, इस 3 लाख रुपए का इनको पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को। तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, हम पेमेंट कर देंगे। तो अब इनकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? तो इनकी अगर हम देखें जीएसटी पेबल, है ना? जीएसटी पेबल मतलब जीएसटी का दायित्व इनका कितना है वो देखते हैं। तो जीएसटी पेबल कितना था? तो जीएसटी जो पेबल था इनके पास, मतलब जो लाइबिलिटी थी वो कितनी थी इनके ऊपर? 3 लाख रुपए की। पर इसमें से इन्होंने जो चुका रखा है उसकी इनको क्या मिल जाएगी? क्रेडिट मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी, जो इनने इनपुट पर चुका रखा है। तो इनपुट पर इन्होंने क्या लिया है? इनपुट पर इन्होंने ली है सेवा। क्या लिए? इन्होंने इनसे फूड बाय कर लिया। किनसे? मेरे से, है ना? तो अब इनको ये जो 2 लाख रुपए है, जो 2 लाख रुपए है, जो 2 लाख रुपए इन्होंने इनपुट पर जीएसटी दिया है, उसकी इनको क्या मिल जाएगी? उसकी इनको मिल जाएगी क्रेडिट। क्या मिल जाएगी उसकी इनको? क्रेडिट। तो नेट जीएसटी कितना देना है इनको? नेट जीएसटी इनको कितना पेमेंट करना है? तो नेट जीएसटी इनको पेमेंट करना है केवल और केवल 1 लाख रुपए का।
नेट जीएसटी कितना पेमेंट करना है? 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का जीएसटी क्यों पेमेंट करना है? क्योंकि इनकी लाइबिलिटी तो 3 लाख थी, पर इन्होंने ऑलरेडी कितना चुका रखा है? 2 लाख रुपए इनपुट पर चुका रखा है। तो इनको नेट में सरकार को कितना देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा इनको कितना? 1 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख रुपए तो ये ऑलरेडी चुका है, तो उसकी इनको क्या मिल जाएगी? क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो हमने एक सेवा में कौन सा वाला देख लिया? सेवा में फूड वाला देख लिया। ठीक है, फूड का देख लिया। एक हमने कौन सा देख लिया? ट्रेडिंग वाला देख लिया, मतलब नॉर्मल मोबाइल मोबाइल वाला। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का। किसका? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ले लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट काम कैसे करता है ना? सिंपल लॉजिक सेम का सेम है, मतलब कोई क्वेश्चन में बस नाम बदलेंगे, बाकी फिगर जो है और जो प्रोसेस है जो अभी 2 एग्जांपल में समझिए, वही की वही प्रोसेस तीसरे एग्जांपल में भी चलेगी। अब सपोज करिए टाटा कंपनी। ठीक है, टाटा कंपनी क्या है? टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स की ये कार है। 1 मिनट, कार बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये टाटा मोटर्स की कार है। अब इस कार का जो प्राइस है, समझिएगा, इस कार का जो प्राइस है वो कितना है? ये ये कार टाटा कंपनी ने बेची किसको? ये बेची, सपोज करिए, मिस्टर ए को। मिस्टर ए आए टाटा कंपनी के पास और उन्होंने कहा मुझे ये कार खरीदनी है। ये कार का प्राइस कितना है? तो ये कार का प्राइस है, सपोज करो कितना? 20 लाख रुपए का। कितना है इस कार का प्राइस? इस कार का प्राइस है 20 लाख रुपए का। ठीक है, अब इस पर क्या जोड़ेंगे और हम? जीएसटी। तो हमने इस पर जोड़ लिया क्या? जीएसटी। कितना जीएसटी? सपोज करिए 4 लाख रुपए का। तो टोटल कार का प्राइस कितना हो गया? तो टोटल कार का प्राइस हो गया कितना? टोटल 24 लाख रुपए। कितना हो गया कार का प्राइस? 24 लाख रुपए। मतलब जो इनवॉइस प्राइस है वो कितनी हो गई? जो इनवॉइस वैल्यू है या जो टैक्सेबल वैल्यू है जिस पर जीएसटी लगेगा वो कितनी थी? वो थी टोटल इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? इनवॉइस प्राइस हो गया 24 लाख रुपए। और ट्रांजेक्शन वैल्यू जिस पर हम जीएसटी लगाएंगे वो क्या हो गई? 20 लाख रुपए। और अगर हम कहें, अगर हम इनवॉइस प्राइस को देखेंगे तो इनवॉइस प्राइस को हम क्या कह सकते हैं फिर? इनवॉइस प्राइस को हम बोलेंगे 24 लाख रुपए, जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, मतलब जिसमें टैक्स 24 लाख रुपए में क्या है? टैक्स शामिल है। तो ये 24 लाख रुपए की गाड़ी बेची हमने, मतलब टाटा कंपनी ने। अब क्या टाटा कंपनी ने सब चीजें टाटा कंपनी के पास थी? तो नहीं, टाटा कंपनी ने ये जो टायर लगा होगा ये टायर खरीदा। अब सपोज करो कंपनी ने ये जो टायर है वो खरीदा किससे? एमआरएफ कंपनी से। एमआरएफ के टायर आते हैं, है ना? तो एमआरएफ कंपनी से इन्होंने टायर खरीदे। टायर कितने के खरीदे इन्होंने? टायर खरीदे। अब देखो लाइबिलिटी कितनी है सबसे पहले, फिर इनपुट पे आते हैं। तो टाटा कंपनी ने जीएसटी के कितने पैसे लिए हैं? जीएसटी के पैसे लिए हैं 4 लाख रुपए। मतलब टाटा कंपनी को, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना है? गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट जो करना है वो कितने का करना है? तो जो जीएसटी का पेमेंट है वो कितना है? जीएसटी पे कितना आएगा उसका? अभी देखो तो, अगर इनपुट कुछ ना मिले तो 4 लाख रुपए की टाटा कंपनी की लाइबिलिटी है। मतलब सरकार को टाटा कंपनी को 4 लाख रुपए देना है। सरकार को टाटा कंपनी को कितने देना है? 4 लाख रुपए। तो ये लाइबिलिटी है। अब टाटा कंपनी ने ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग करी है इसके लिए जो ये टायर की जरूरत थी वो इनने किससे लिए? वो लिए एमआरएफ से। तो उसका प्राइस कितना था? तो एमआरएफ कंपनी ने, सपोज करिए, जो टायर थे वो बड़े स्पेशल टायर थे, उन्होंने ये दिए कितने के? 2 लाख रुपए पर। और इस पर उन्होंने फिर क्या चार्ज किया? जीएसटी। कितना चार्ज किया? सपोज करिए 40 हजार रुपए उन्होंने इस पर जीएसटी चार्ज किया। तो टोटल कितना प्राइस एमआरएफ कंपनी ने चार्ज किया टायर का? तो वो चार्ज किया कितने का? वो चार्ज किया 2,40,000 रुपए का। ठीक है, अब टाटा कंपनी के यहाँ पर ये हेडलाइट लगे हुए है ना, लैंप है ना, लैंप लगा हुआ है, जिसको हेडलाइट बोलेंगे या लाइट बोलेंगे, है ना? तो ये लगी हुई है। अब टाटा कंपनी ने इसको खरीदा, सपोज करिए, एक और कंपनी से। कंपनी का नाम है कितना?
एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड से क्या खरीदी? कंपनी ने लाइट खरीदी, टाटा कंपनी ने लाइट खरीदी, क्योंकि टाटा कंपनी कोई लाइट तो बनाती नहीं है, तो टाटा कंपनी ने लाइट इस कंपनी से खरीदी। तो लाइट का प्राइस कितना था? तो लाइट का प्राइस था, सपोज करो कितना, 1 लाख रुपए का। कितने का प्राइस था? 1 लाख रुपए का। इस पर जीएसटी कितना चार्ज करा इस कंपनी ने? तो जीएसटी चार्ज करा कितने का? 20,000 रुपए का। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1,20,000 रुपए। ठीक है, ये चार्ज करा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो कंपनी में अंदर जो म्यूजिक सिस्टम लगा है, वो कंपनी ने एक और कंपनी से खरीदा। सपोज करो किससे खरीदा? सोनी से खरीदा। अब सोनी कंपनी ने जो म्यूजिक सिस्टम था, वो म्यूजिक सिस्टम बेचा कितने का? वो म्यूजिक सिस्टम का प्राइस था 4 लाख रुपए का। कितने का था? 4 लाख रुपए का था। और इस पर जीएसटी कितना चार्ज करा? इस पर जीएसटी उन्होंने चार्ज करा 80,000 रुपए का। तो टोटल इसका इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 4,80,000 रुपए। ठीक है। और ऐसे ही अदर मटेरियल खरीदे उन्होंने। अदर मटेरियल कितने के खरीदे? सपोज करिए अदर मटेरियल उन्होंने खरीदे 2 लाख रुपए के। ठीक है। और इस पर जीएसटी कितना चार्ज करा? इस पर जीएसटी 40,000 रुपए चार्ज करा। और ये कितने का हुआ? टोटल इनवॉइस इसका कितनी वैल्यू चार्ज की गई टाटा कंपनी से? तो 2,40,000 रुपए। तो अब देखो टाटा कंपनी ने क्या करा। टाटा कंपनी ने यहाँ पर एमआरएफ को 2 लाख रुपए पैसे दिए प्राइस के, प्लस 40,000 जीएसटी का दिया। फिर 1 लाख रुपए लाइट के दिए, और 20,000 रुपए इस पर जीएसटी दिया। टोटल मिलाकर के 1,20,000 रुपए दिया। ऐसे ही सोनी कंपनी को म्यूजिक सिस्टम के 4 लाख रुपए दिए, और 80,000 रुपए किसके दिए? जीएसटी के दिए। तो टोटल कितना दिया? 4,80,000 रुपए। इसी प्रकार से अदर कंपोनेंट के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए दिए, और इस पर जीएसटी कितना दिया? 40,000 रुपए। तो टोटल कितना दिया? 2,40,000 रुपए। तो अब अगर हम देखें तो इनपुट में इन्होंने क्या दिया है? इनपुट में इन्होंने सबसे पहले 40,000 रुपए ये दिए, फिर 20,000 रुपए ये दिए, फिर 80,000 रुपए एक ये दिए, और फिर क्या दिया? 40,000 रुपए का ये एक और जीएसटी दिया। तो अगर हम इसमें देखें कि आईटीसी कितना मिला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इनपुट क्या क्या था? तो अभी देखो इनपुट था ये अदर आइटम, ये अदर आइटम, फिर क्या था? ये म्यूजिक सिस्टम इनपुट में था, फिर क्या था? ये लाइट थी, फिर क्या था? ये टायर थे। इस प्रकार से ये सारी इनपुट लिए, तब जाकर के टाटा कंपनी ने क्या बना पाई? टाटा कंपनी ये कार बना पाई। और मैं तो ये ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, मतलब हम अपना एग्जाम्पल थोड़ा सा छोटा रखने के लिए, ताकि मैं आपको कंसेप्ट समझा पाऊँ। नहीं तो देखिए इसमें क्या लगेगा, कंपनी में कारपेट लगता है, कंपनी में क्या है ना, स्टील लगता है, तो टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी के पास तो टाटा स्टील है, तो कंपनी अपना ही स्टील यूज कर लेगी। बट अगर ये दूसरी कंपनी होती, तो टाटा कंपनी को क्या है ना, स्टील भी परचेस करना पड़ता। जो कंपनी में विंडशील्ड लगती है उनको परचेस करना पड़ता है। वाइपर जो होते हैं यहाँ तक कि वो परचेस करने पड़ते हैं। जो अंदर सीट होती है, सीट भी कई बार कंपनियां है ना दूसरी कंपनियों से परचेस करती है। तो इस प्रकार से एन नंबर ऑफ चीजें रहती हैं। इंजन कई बार होता है कि कोई सी और कंपनी से परचेस किया जाता है। तो इस प्रकार से हर एक चीज को कंपनियां लाखों आइटम, मतलब हजारों आइटम्स होते हैं जिनको परचेस किया जाता है, और फिर जाकर के एक प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हमने 4-5 चीजें ली हैं। तो अब देखो एमआरएफ पर कितने पेमेंट करा उन्होंने आईटीसी का, कितना मिलेगा? तो 40,000 रुपए का आईटीसी ये मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद इन्होंने ये लाइट खरीदी थी, इस पे कितना आईटीसी मिलेगा? तो इस पर 20,000 रुपए का उन्होंने 1 लाख रुपए पर 20,000 रुपए का जीएसटी पेमेंट करा, ये इनको आईटीसी मिल जाएगा। फिर क्या होगा? फिर उन्होंने दिया था सोनी कंपनी को कितना? 80,000 रुपए, क्योंकि उन्होंने 4 लाख रुपए का सोनी कंपनी से क्या खरीदा था? म्यूजिक सिस्टम खरीदा था। और अदर कंपोनेंट खरीदे थे, वो कितने के थे? वो थे 40,000 रुपए के। तो ये 40,000 रुपए ये आ गए। तो क्या हो गया? ये आ गया 40 और 20, 120, 120 और 4, 160, 180, है ना? 180, 1,80,000 रुपए क्या हुआ? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो ऑलरेडी चुकाया जा सकता है, चुका दिया गया है। और इसकी क्या मिल जाएगी? अब क्रेडिट मिल जाएगी, क्योंकि ये सब किस पे चुकाया है? इनपुट पे, मतलब वो माल जिसका उपयोग करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो ये 1,80,000 रुपए की क्या मिल जाएगी? क्रेडिट मिल जाएगी। तो अब नेट पेमेंट कितना करना है? तो नेट पेमेंट करना है 2,20,000 रुपए। मतलब जो
टाटा कंपनी है, उसको अपनी अभी कैश में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कैश में या बैंक के थ्रू उसको पेमेंट करना पड़ेगा, कितना उसको पेमेंट करना पड़ेगा, 2,20,000 रुपए का। मतलब क्या करेंगे वो, 2,20,000 रुपए का चालान सबमिट करेंगे, चालान जनरेट करेंगे और फिर चालान का पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से उनको नेट में पेमेंट कितना करना है, केवल 2,20,000 रुपए का। 1,80,000 की क्या मिल गई उनको, आईटीसी। तो आईटीसी का सिंपल मतलब है, एक एकदम क्रक्स वे में और एक लाइन में अगर मैं बोलूं, तो जो माल आप खरीद रहे हैं और फिर आगे बेच रहे हैं, तो जो भी माल आप खरीद रहे हैं ताकि अपनी सेवा अच्छे से दे पाएं, अपना प्रोडक्ट आगे बेच पाएं, अगर आप ट्रेडर है तो जो आपने माल खरीद के लाए हैं और फिर आगे बेचेंगे अपनी मार्जिन जोड़ के, तो जो भी माल आप खरीद के ला रहे हैं उस पर जो आपने चुकाया है टैक्स, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, बेचने वाले माल पे जो टैक्स वसूलेंगे उसमें से आपको मिल जाएगी क्या, उसकी क्रेडिट। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो आपने कोई पीछे से सर्विस ली है ताकि आप अच्छे से सर्विस दे पाएं, तो उस जो सर्विस आपने ली है, तो उसके लिए जो आपने पेमेंट करा है उस पर जो जीएसटी का पेमेंट करा है उसकी आपको टैक्स, आउटपुट लायबिलिटी के जो टैक्स है उसमें से मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसमें जो भी आपने इनपुट का यूज करा है, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपको लग रहे हैं या जो भी मटेरियल आपको लग रहा है उसका आपने यूज करा है, और यूज करके क्या करा है, यूज करके आपने अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करा है, तो इस फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने में जो भी आपने इनपुट यूज करे हैं, उस इनपुट पर जो भी आपने जीएसटी चुकाया है, उस जीएसटी की आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट जीएसटी में से छूट मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ गई बात। तो कई बार एग्जामिनर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट कब मिलती है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट कहाँ से मिलती है, तो जो हम इनपुट करते हैं, मतलब जो हम खरीद रहे हैं माल, या जो हम मटेरियल खरीद रहे हैं ताकि हम अपना फाइनल प्रोडक्ट अच्छे से दे पाए, तो जो भी माल खरीदा जाता है उस पर हमने क्या करा है, उस पर हमको आईटीसी मिल जाएगी। अब एक और क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से आपसे पूछ सकता है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। एक और क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो कौन सा पूछ सकता है, वो पूछ सकता है आरसीएम वाला। ठीक है, यहाँ पर कि आरसीएम में जो हमने पेमेंट करा है, आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करा है, तो उसकी हमको आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो भी आरसीएम में हमने पेमेंट करा है उस पर जो भी जीएसटी का पेमेंट हमने खुद ने करा है उसकी छूट हमको मिल जाएगी, है ना। तो मतलब हम आईटीसी उसका भी क्लेम करेंगे। तो मैंने आपको आरसीएम समझा रखा है ऑलरेडी, एक बार और समझा देता हूं। तो आरसीएम क्या होता है, आरसीएम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि इसमें देखो अभी नॉर्मली क्या हो रहा है, देखो नॉर्मली सबसे पहले एक बार वापस समझ लो, नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ पर सप्लायर कौन है, सप्लायर है टाटा कंपनी। अगर अभी हम दोनों के बीच में बात करें, मतलब माल बेचने वाला कौन है, माल बेचने वाला टाटा कंपनी, और खरीदने वाला कौन है, खरीदने वाला बायर कौन है, ये इंडिविजुअल रिटेलर जो कार खरीदने आया है। तो सप्लायर कौन हुआ, सप्लायर हुआ टाटा कंपनी। रिसिपिएंट कौन हुआ, रिसिपिएंट हुआ ये कस्टमर। तो नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर माल का प्राइस तो देता ही देता है, मतलब जो गुड्स खरीद रहा है, जैसे इस एग्जांपल में टाटा कंपनी से कस्टमर मिस्टर एक है खरीदने आए, कार खरीदने आए, तो कार का उन्होंने 20 लाख रुपए तो दिया ही दिया, साथ में इस पर जीएसटी भी दिया। ठीक है, 40,000 4 लाख रुपए का, और टोटल 24 लाख रुपए उन्होंने पेमेंट करा है। तो जीएसटी भी किससे वसूला जाता है, जीएसटी भी रिसिपिएंट देता है किसको, सप्लायर को, और फिर सप्लायर पेमेंट करता है किसको, सप्लायर पेमेंट करता है गवर्नमेंट को अपना नेट पेमेंट करके, मतलब नेट पेमेंट करके इन द सेंस कि जो भी उसके पास आईटीसी है उसका यूज करके। तो ये हर बार ऐसे ही चलता है, मतलब जो सप्लायर है वही किसको पेमेंट करेगा, वही गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। तो एक बात भी बोली जाती है कि जो सप्लायर है, मतलब सप्लायर इन द सेंस ऑफ कि जो भी विक्रेता है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो सब क्या है, सप्लाई, वो क्या है, सरकार के एजेंट है। क्यों, क्योंकि ये सरकार की तरफ से क्या चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर रहे हैं और फिर सरकार को वो दे रहे हैं। तो एक तरह से सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो नॉर्मली देखा जाता है वो क्या है, वो है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब सामान्य रूप से जीएसटी ऐसे ही लगता है। बट अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये है कि नॉर्मली तो पेमेंट कौन करता है, नॉर्मली पेमेंट करता है सप्लायर। पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो परचेज करने वाला है, मतलब यहाँ पर जो परचेज करने वाला है, जैसे जो कस्टमर कार खरीद के लाया,
वो कार खरीदने वाला कस्टमर सरकार को पेमेंट करेगा। ठीक है। तो अगर कोई पेमेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कर रहा है तो उसकी भी उसको क्या मिल जाएगी, आईटीसी। अब सपोज करो, इसका एग्जांपल हम ऐसे ही लेते हैं कि ये टाटा कंपनी है, ये सप्लायर है। अब टाटा कंपनी ने क्या करा, टाटा कंपनी ने इधर से कोई माल खरीदा है। कितने का सपोज करो माल खरीदा, 2 लाख रुपए का। तो नॉर्मली क्या होगा, टाटा कंपनी इस 2 लाख रुपए के माल पर जीएसटी जो बनेगा उसको भी इस व्यक्ति को दे देगी टोटल। बट ये जो गुड्स है, इस गुड्स पर जीएसटी कैसे लगता है, जीएसटी लगता है आरसीएम में, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, मतलब जो रिसिपिएंट है उस पर लगेगा। तो अभी टाटा कंपनी इस व्यक्ति से माल खरीद रही है, तो रिसिपिएंट कौन हुई इस एग्जांपल में, यहां पर देखो अभी केवल यहाँ पर टाटा कंपनी क्या खरीद रही है, माल खरीद रही है, और बेचने वाला कौन है, ये व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति कौन हो जाएगा, ये व्यक्ति हो जाएगा सप्लायर, और इस एग्जांपल में मतलब इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें क्या हो जाएगी, टाटा कंपनी रिसिपेंट। तो टाटा कंपनी ने इससे एक माल खरीद लिया। अब जो टाटा कंपनी ने माल खरीदा है वो क्या है, वो पेमेंट, वो पेमेंट किसको करना है, टाटा कंपनी को। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपने काजू खरीदे हैं, हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पढ़ा भी था कि तेंदुपत्ता, तेंदुलुई खरीद रही है, काजू खरीदे हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, रॉ काजू खरीदा है, तेंदू पत्ता या तेंदू लीव्स जिसको बोलते हैं वो खरीदी है। अब तेंदू पत्ता या तेंदू लीव्स क्या होती है, तो जिससे बीड़ी बनती है, जो आपने बीड़ी देखी है ना, बीड़ी, अब तो सिगरेट ही ज्यादा करके दिखती होंगी, बट जो बीड़ी पहले चलती थी और अभी भी आपको देखने को मिलेगी, तो जो बीड़ी है, तो जो बीड़ी जिस पत्ते पर बनती है उस पत्ते को बोला जाता है तेंदू पत्ता। ठीक है। तो ये तेंदू पत्ता टाटा कंपनी ने खरीदा इस व्यक्ति से। तो अब क्या होगा, इस 2 लाख रुपए पर सपोज करो कितने का जीएसटी बन रहा है, जीएसटी बन रहा है 40,000 रुपए का। कितने का बन रहा है, 40,000 रुपए का। कितने का जीएसटी बन रहा है, एक मिनट, जीएसटी बन रहा है 40,000 रुपए का। ठीक है। तो ये 40,000 रुपए का जीएसटी, ये नॉर्मली क्या करते हैं, हम इसको पेमेंट कर देते 2,40,000 का और ये गवर्नमेंट को पे करता। बट इसमें क्या होगा, टाटा कंपनी डायरेक्टली किसको पेमेंट करेगी, ये गवर्नमेंट को खुद ही पेमेंट करेगी। ठीक है। तो जब रिसिपिएंट पेमेंट डायरेक्टली किसी इनवर्ड के चक्कर में, मतलब यहाँ पर इनवर्ड तो खरीद रहा है, माल तो खरीद रहा है, पर जीएसटी का पेमेंट डायरेक्टली कौन को करना पड़ रहा है, इस रिसिपिएंट को ही, गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। तो जब इस तरह से पेमेंट करना पड़ता है तो इसको बोला जाता है क्या, आरसीएम, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर पेमेंट करता है, पर आरसीएम में कौन पेमेंट करता है, आरसीएम में रिसिपिएंट पेमेंट करता है। तो जो ये 40,000 रुपए पेमेंट करा है, इसका भी क्या मिल जाएगा, इसका भी आईटीसी मिल जाएगा। मतलब आईटीसी क्या है, आरसीएम में भी अगर आपने कोई पेमेंट करा है तो उसको भी क्या हो जाएगा, आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है। अगर आरसीएम में भी आपने कोई पेमेंट करा है जीएसटी का, तो आईटीसी उस पर भी अलाउड हो जाएगी। बस एक बात ध्यान रखना, जब भी आरसीएम का पेमेंट करेंगे तो इस पर हम क्या नहीं करेंगे, इस पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। आईटीसी का उपयोग बाकी जगह तो करते हैं पर इसमें सेट ऑफ नहीं करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए हमको 40,000 का पेमेंट करना और हमारे पास 2 लाख रुपए की आईटीसी रखी हुई है, तो आप बोलेंगे सर 2 लाख रुपए की आईटीसी रखी हुई है, 40,000 का पेमेंट बन रहा है, तो इसका उपयोग कर लो। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। ऐसा नहीं किया जाएगा। और जो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो पेमेंट आप कैसे करेंगे, वो पेमेंट आप करेंगे कैश में। ठीक है। कैश में करेंगे। अब ऐसा क्यों है, जो आईटीसी हमारे पास है उसका उपयोग करके हम इसका पेमेंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये आईटीसी भी कब बनती है, ये आईटीसी भी जब बनती है जब हम क्या करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जब हम कोई इनपुट खरीद रहे हैं उससे बनती है। और इस आईटीसी का उपयोग कहां पर किया जाता है, आउटपुट लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। इनपुट से आउटपुट जब बेचते हैं माल, तो उसका उपयोग करके जो नेट नेट पेमेंट बचता है वो। जबकि आरसीएम में क्या हो रहा है, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट खरीद ही रहे हैं। जैसे टाटा कंपनी खरीद रही है तेंदुपत्ता, तो टाटा कंपनी ये भी क्या है, इनपुट ही है। तो इसलिए इनपुट का पेमेंट करने के लिए आईटीसी, आरसीएम का मतलब क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेमेंट हम कर रहे हैं। मतलब जो इनपुट खरीद रहे हैं उस पर जो टैक्स बन रहा है उसका पेमेंट हम खुद ही कर रहे हैं। तो इसलिए इनपुट जो आईटीसी है उसका उपयोग आरसीएम में जो पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए नहीं किया जाता है। इसलिए इसका पेमेंट आरसीएम में जब भी पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, कैश में करेंगे। ये बात ध्यान रखना, जब भी पेमेंट करना है तो किस में करना है, कैश में करना है।
है ना, कोई आईटीसी का उपयोग नहीं करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, इसका आईटीसी अवेलेबल होता है, इसका आईटीसी क्या होता है, अलाउड होता है। तो आरसीएम में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पेमेंट करा है उसका हमको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। एक लाइन में लिख लेना, है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली कि इनपुट टैक्स अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट किया जाता है तो क्या उसका आईटीसी मिलेगा, तो आपका जवाब होगा हाँ मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, और ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है ऊपर ऊपर वाला, ये क्वेश्चन अंदर वाला है ना। तो ये दूसरा कि जब भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट करना पड़ रहा है तो कैसे पेमेंट करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा पेमेंट कैसे करेंगे, कैश में करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लाइन में कि पहला तो क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर कोई पेमेंट करा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट करा है तो उसका आईटीसी क्या है, अलाउड है, पहली बात। दूसरी बात, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो जीएसटी का पेमेंट करना है वो कैसे करेंगे, वो कैश में करेंगे, ठीक है, केस में करेंगे। मतलब आरसीएम का पेमेंट करते समय हम जो आईटीसी अवेलेबल है हमारे पास उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो ये 2 पॉइंट याद रखना आरसीएम के लिए, एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आरसीएम से, है ना। ये 2 पॉइंट से ही क्वेश्चन आ सकते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आरसीएम के केस में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आरसीएम में पेमेंट कौन करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट कौन करता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट जो है वो रिसिपिएंट करता है, जो रिसिप्ट करने वाला होता है, जो रिसिपिएंट व्यक्ति होता है वो पेमेंट करता है, ठीक है। जो रिसिपिएंट व्यक्ति होता है वो पेमेंट करता है, ठीक है। तो ये 3 बातें याद रखना, है ना। तो इससे आरसीएम का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो समझ में आया, आरसीएम समझ में आया, इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आई, तीनों एग्जांपल समझ में आए, ठीक है। मैंने अभी आपको कुछ भी क्यों नहीं पढ़ाया, सबसे पहले एक बार समझ लो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट काम कैसे करता है। कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि जो भी माल हम खरीद रहे हैं या जो भी माल हम बेचने वाले हैं, है ना, या जो भी सर्विस हम आगे देने वाले हैं, या जो भी हम गुड्स सेल करने वाले हैं, उसके लिए हम जो भी माल खरीद रहे हैं पीछे, है ना। क्योंकि हर एक चीज तो हम बना नहीं सकते, हम हर एक चीज के तो इजाद कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लोगों की सेवाएं लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ लोगों से खरीदना पड़ेगा। तो जो जो हम आगे बेचने के लिए पीछे से खरीद रहे हैं या सेवा ले रहे हैं, उस पर जो हम जीएसटी चुका के आएंगे उसका हमको क्या मिल जाएगा, उसका हमको यहाँ पर क्रेडिट मिल जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो उसको ही क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो अभी तक मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो अभी तक पढ़ाने के पीछे का लॉजिक ये था कि एक बार आप समझ लो, इन सारे तीनों चारों एग्जाम्पल से समझ लो। आईटीसी से एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जीएसटी है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ने की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि एक बार आपको सारा एग्जाम्पल समझा दूं, फिर उसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट पर, ठीक है। तो समझ में आया कंसेप्ट आईटीसी का क्या है। अब देखो पढ़ो, अब जब पढ़ेंगे ना तो अपने आप समझ में आएगा अब बाकी चीजें। तो इन आईटीसी की किस में दी गई है, धारा धारा 16 में आईटीसी का वर्णन किया गया है। तो सेक्शन याद रखना, सेक्शन 16 है, ठीक है। जो भी सेक्शन हम पढ़ रहे हैं वो किस एक्ट के पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट के। सीजीएसटी एक्ट मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 के, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, सीजीएसटी एक्ट, एक बार मैं एक्ट के नाम लिखवा दूंगा आपको, उसके लिए निश्चिंत रहें, है ना। नाम लिखने की जरूरत नहीं, अभी तो आप सेक्शन याद रखो, ठीक है। तो मैं लिखवा दूंगा जो जो मुझे लगेगा कि ये सेक्शन आईएमपी, वो भी मैं लिखवा दूंगा अलग से। जो जो टर्म्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवाते ही जाता हूँ, फिर भी मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। और कुछ मुझे लगेगा कि यार ये पॉइंट भी आपको पढ़ना है, ये पॉइंट पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो वो मैं आपको हाईलाइट करते जाता हूँ। फिर भी कुछ रहेगा तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा, तो निश्चिंत रहें, अच्छे से पढ़ रहे हैं, आगे भी अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो समझ में आया, जीएसटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार किसको बोला गया है, आईटीसी को बोला गया है, ठीक है। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, किसकी बात की जा रही है, पंजीकृत मतलब वो व्यक्ति को ही आईटीसी मिलेगा जो क्या होगा, जो रजिस्टर्ड होगा, है ना। तो आईटीसी लेने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, रजिस्टर्ड होना। मतलब अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं रहेगा तो सरकार उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगी। तो आईटीसी लेने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का मतलब जो व्यापारी है उसको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब रजिस्टर्ड किस में होना चाहिए, मतलब जीएसटी में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, जीएसटी नंबर उसके पास
होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी नंबर उसके पास होना चाहिए। तो उसको किए गए ऐसे माल और सेवा या दोनों के प्रदाय पर, मतलब सप्लाई पर चार्ज किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा। मतलब जो भी उसने खरीदा है भैया माल, जो भी उसने माल लिया है या जो उसने सेवाएं ली हैं, दोनों प्रदाय है ना, सप्लाई पर चार्ज किए गए, मतलब जो उससे लिया है लोगों ने। मतलब जैसे आप एक किराना दुकानदार है अभी आपके, सबसे अच्छा इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने के लिए, आपको कभी कुछ कंफ्यूजन आए तो आप अपने यहाँ के जो किराना दुकानदार है उसको रख लीजिएगा। ठीक है, किराना दुकानदार है उसको रख लीजिएगा। क्या रख लीजिएगा? किराना दुकान वालों को। ठीक है, किराना दुकान वालों को, क्योंकि उसको आपको याद है कि किराना दुकान वाले के पास कुछ भी नहीं रहता। वो क्या करते हैं, बड़े मार्केट में जाते हैं, शक्कर खरीद के लाते हैं और यहाँ पर हमें बेच देते हैं 1-2 रुपए ऊपर चार्ज करके। सिंपल सी बात है। तो वही वाली बात यहाँ पर हो रही है कि जो भी उसने माल खरीदा है उस पर इसको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार होगा। ऐसे आवक प्रदाय पर, आवक प्रदाय पर कर किए गए माल और सेवा पर उसके कारोबार के दौरान और उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है, बिजनेस है ना, बिजनेस से संबंधित उसने क्या करा है, और उस बिजनेस के लिए जरूरी था जो भी परचेस किया है या जो सेवाएं ली हैं उसका उपयोग किया जाना आशय है। ऐसी क्रेडिट की रकम ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी। कहाँ पर जमा की जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक खाते में जमा की जाएगी। तो देखो आपको कोई केस नहीं मिलता। मतलब एक, जब जीएसटी पोर्टल पे आप जाते हैं, जैसे ही लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपना एक लेजर दिखता है। उसमें आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा कि भैया कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह क्रेडिट कुछ प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन निर्दिष्ट रीति से दी जाती है। तो देखो कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि ये ब्लॉक क्रेडिट है, कि इन पर क्रेडिट नहीं मिलेगी, या जिन पर क्रेडिट मिलेगी तो उसकी भी कंडीशन है ना, कि आपके पास इनवाइस होना चाहिए, सारे आपको गुड्स मिल जानी चाहिए, कई सारी एग्जांपल हैं, कई सारी कंडीशन है। तो उसको पूरा करने के बाद आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया सेक्शन 16। अब बात कर ले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में जो सेक्शन दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक के हैं? 16 से लेकर 19 तक के। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? जब जीएसटी के अंतर्गत कोई पंजीकृत प्राप्त किए गए इनपुट किसी दूसरे पंजीकृत व्यक्ति से कोई माल, सेवा या दोनों प्राप्त करता है, तो उसे अपने द्वारा पूर्ति किए गए माल और सेवा पर देय कर में से प्राप्त किए गए इनपुट पर चुकाए गए जीएसटी की छूट मिलती है। मतलब वो क्या बोल रहा है कि जो आप सप्लाई कर रहे हो उस पे जो टैक्स देना है उसकी छूट आपको क्या मिल जाएगी? क्या उसमें से छूट किसकी मिल जाएगी? जो आप ऑलरेडी चुका कर आए हो। तो इसे आगत कर छूट या इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अब उदाहरण के लिए मैंने आपको उदाहरण इतने सारे समझा दिए हैं, फिर भी यहाँ पर एक लिख लीजिए, हमने लिख रखा है। तो सपोज करो मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए है, इन्होंने 2 लाख रुपए का इनपुट खरीदा। कितने का इनपुट खरीदा? 2 लाख रुपए का। ठीक है, इनपुट मटेरियल खरीदा और इस पर इन्होंने जीएसटी कितना चुकाया? इस पर इन्होंने जीएसटी चुकाया 4 लाख रुपए का। ठीक है, ओह सॉरी, 4 लाख रुपए का जीएसटी नहीं, 40,000 रुपए का जीएसटी चुकाया। ठीक है, और क्या हुआ? इन्होंने यही जो माल खरीदा था 2 लाख में, यही बेच दिया, ये सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? सपोज करो 3 लाख रुपए में सेल कर दिया। और इस पर जीएसटी कितना बना? तो इस पर जीएसटी बना 50,000 रुपए का। कितने का जीएसटी बना? 50,000 रुपए का। तो अब इनको नेट में पेमेंट कितना पड़ेगा? नेट में जो जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, जीएसटी पेबल, वो कितना आएगा? तो देखो अभी जीएसटी पे, जीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है? जीएसटी की लाइबिलिटी है 50,000 रुपए की। इसमें से इनको क्या मिल जाएगा? आईटीसी, मतलब जो ऑलरेडी पेमेंट पीछे करके आए हैं जीएसटी का, उसकी छूट मिल जाएगी। तो कितने का पेमेंट करके आए? 40,000 रुपए का पेमेंट करके आए। तो इस 40,000 की इनको क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। तो नेट में पेमेंट कितना करेंगे ये? 1,10,000 रुपए का, सॉरी, 10,000 रुपए का क्या कर देंगे? ये जीएसटी का पेमेंट कर देंगे। समझ में आई बात? तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो जीएसटी की छूट लेने के लिए जरूरी है। तो ये पात्र व्यक्ति, तो देखिए जीएसटी प्राप्त करने के लिए क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता। तो किसको प्राप्त है, कौन एलिजिबल है? तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड व्यक्ति होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो ही उसे सप्लाई मिलेगी। ठीक है, इसकी 16 कंडीशन है पूरी एकदम। वो एक एक लाइन की है, मैं आपको दिखा दूंगा, लिखवा दूंगा। तो उसमें आपको टेंशन नहीं रहेगा, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो माल और सेवा, जीएसटी एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषता है यह है कि इसमें पंजीकृत व्यक्ति अर्थात पूर्तिकर्ता, उत्पादक हो, मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो क्या हो, उत्पादक हो, व्यापारी हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, है ना,
अपने द्वारा प्रदान किए गए सप्लाई पर देय कर में से प्राप्त या क्रय किए गए माल सामग्री इनपुट पर चुकाई गई छूट की क्या है, इनपुट पर चुकाए गए कर की क्या मिल जाती है, इनको छूट मिल जाती है। ठीक है, यह छूट इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानी जाती है ना। जी, और ये जीएसटी में वेट की गणना के लिए कर जमा पद्धति है ना, कर जमा पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब कर जमा पद्धति क्या होती है, तो कर जमा पद्धति का मतलब होता है इन टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड का मतलब क्या होता है कि जो पुराना आप पीछे माल पर जो टैक्स चुका कर आए रहे हो उसकी आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो इस पद्धति में पूर्तिकर्ता द्वारा अपने पूर्ववर्ती पूर्तिकर्ता को चुकाए गए कर की क्रेडिट मिलती है, अर्थात देय कर में से छूट मिलती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्व में जो पहले उसने माल परचेस करा है जिस व्यक्ति से, उस पे जो जीएसटी बन रहा है, जीएसटी वो चुका कराया है, उसकी क्या मिल जाएगी, उसको छूट मिल जाएगी। ठीक है, पंजीकृत व्यक्ति के अधिकार। अब पंजीकृत व्यक्ति का अधिकार क्या है कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने, इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने का अधिकार है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार पंजीकृत व्यक्ति को होगा। मतलब पंजीकृत व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उत्पादक हो सकता है, मतलब मैन्युफैक्चरर, जैसे टाटा कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वितरक है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो, व्यापारी, जो व्यापारी में मतलब नॉर्मल जो ट्रेडर होते हैं जो सेल परचेस करते हैं वो, और सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर को इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, कंपनी सेक्रेटरी हुए, लॉ लेयर हुए, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर को अगर आप एकदम सिंपल भाषा में जाएं तो वो व्यक्ति जो अपने ज्ञान के कारण आपको कुछ सलाह दे रहा है ना, या ज्ञान के बेसिस पर आपको कुछ बता रहा है। एक्चुअल में वो आपको कुछ देता नहीं है, बस वो आपको ज्ञान देता है। ज्ञान देने का मतलब क्या है, वहां पर जो आप उसके पास जो नॉलेज है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज है, उसके आधार पर आपकी समस्याओं का समाधान करने का कार्य करता है, तो उसको बोला जाता है क्या, सेवा प्रदाता। इसमें वो मतलब वो फिजिकली आपको कोई सामान नहीं देता है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर आपसे समझते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, कैसा है, बताइए, और फिर वो उसके हिसाब से आपको क्या करते हैं, गोलियां लिख देते हैं। या डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो वाकई में वो आपको कुछ दे रहे हैं क्या, नहीं, वो अपने क्या दे रहे हैं, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू आपको कुछ नॉलेज देने की जरूरत, या आपकी जो सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करने की जरूरत। जैसे आप एक इंजीनियर के पास गए कि मेरे घर का नक्शा बना दो, तो वो क्या करेंगे, एक पेज पर पूरा नक्शा बना देंगे। तो क्या वो एक पेज की कीमत 50,000 रुपये होगी, नहीं, वो तो बस उस पर ड्राइंग करके दिए उसने। एक्चुअल में जो उसकी एक्सपर्टीज है नक्शा बनाने की, आर्किटेक्ट की, उसके वो पैसे ले रहे हैं। ऐसे ही एडवोकेट, अब एडवोकेट को आप बोलते हैं कि सर मेरा केस ले लीजिए, तो वाकई में वो कुछ कर रहा है आपके लिए, मतलब कुछ दे रहा है आपको, कुछ भी नहीं, वो आपकी तरफ से कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा है, तो वो क्या दे रहा है, अपनी सेवा दे रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में कोई ये सामान नहीं देते हैं वो, बल्कि क्या देते हैं, अपने नॉलेज के बेसिस पर आपकी समस्या का समाधान करते हैं, तो उसको बोला जाता है सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है, चाहे वो उत्पादक हो, ट्रेडर हो, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, उसको जीएसटी लेने का अधिकार होगा अगर वो रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, निर्धारित शर्तें, तो इसके लिए कई निर्धारित शर्तें जिनको पूर्ति करते हैं तो आपको जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, और अगर उनका उल्लंघन करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। जैसे एक सबसे बड़े कंडीशन है कि क्या है कि जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, है ना, इनवॉइस होना चाहिए। पहला तो ये है कि अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहला तो इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, है ना, आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में तो ही आपको मिलेगी। तीसरा आपको क्या होना चाहिए, तीसरा, भैया आपको ऐसी गुड्स का उपयोग करना चाहिए जिस पर क्या हो, ब्लॉक क्रेडिट ना हो। ठीक है, क्रेडिट क्या हो, ब्लॉक नहीं हो। अब क्या हो जाता है, कई सारी क्रेडिट ऐसी हैं जो क्या है, ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में आती है। ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में आती है मतलब क्या है, उनकी क्रेडिट को ब्लॉक किया हुआ है, मतलब उस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप वो काम कर रहे हो तो उस पर आपको जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलेगी, उस पर किसी भी प्रकार की आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या है, कई सारी आइटम ऐसी हैं जिस पर सरकार ने खुद ही ब्लॉक कर दिया है कि ये क्रेडिट पर आपको सामान्यतः छूट नहीं मिलेगी अगर आपने कोई सामान कुछ इनपुट टैक्स दिया भी है। जैसे अगर खाने से संबंधित कोई है कि आप पर्सनल केयर से संबंधित कुछ है, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए या आपने कोई खाना मंगाया तो उससे संबंधित जो भी है, तो वो उस पर क्या है, ब्लॉक क्रेडिट है, मतलब आपको उस पर किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो भी गुड्स है या सर्विस है वो आपको मिल जानी चाहिए।
गुड्स या सर्विस जो आप बोल रहे हैं जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं वो आपको क्या होनी चाहिए, मिल जानी चाहिए। अब सपोज करो कैसा मिल जानी चाहिए का मतलब कैसा है कि जैसे सपोज करो आपने 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया, ठीक है, तो अभी तक आपके पास 9,000 क्वांटिटी आ गई है, 1,000 क्वांटिटी और आना बाकी है। लॉट में आ रही क्योंकि 10,000 क्वांटिटी है। तो आपको आईटीसी किस दिन मिलेगा, जिस दिन ये बची हुई 1,000 यूनिट भी आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको आईटीसी मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 9,000 आ गई तो पार्शियली आईटीसी ले लो, नहीं। अगर एक ऐसा ऑर्डर है जिसके संबंध में इतनी सारी क्वांटिटी आनी थी, तो जब तक लास्ट ऑर्डर नहीं आ जाता, लास्ट लॉट नहीं आ जाता, लास्ट लॉट नहीं आ जाता, तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी कई सारी कंडीशन है जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपको आईटीसी मिलेगी। ठीक है, मेन मेन आपने को मैंने अभी यही बता दी। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जमा होना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जमा होने का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को इस आईटीसी कब मिलेगी, जब सामने वाला व्यक्ति उसको सरकार के पास जमा करेगा। सरकार अपने पास से कुछ नहीं देगी, उस व्यक्ति ने पेमेंट कर दिया जीएसटी का, वही आपको आईटीसी के रूप में दिख जाएगा। तो ऐसी क्रेडिट की यह रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी, अर्थात नगद। और ये क्या है, जमा होना। अब देखो ये दो चीजें, एक तो यहाँ पर जो पॉइंट जमा होने का मतलब क्या है कि जो भी आपको आईटीसी मिल रही है वो क्या है, आपको कैश में नहीं दी जाएगी या आपको वापस नगद में नहीं दे दी जाएगी, जबकि आपके इलेक्ट्रॉनिक खाते में जमा रहेगी, जिसका आप उपयोग करके नेट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ और क्रेडिट योग्य कर। तो क्या बोल रहे हैं, यह क्रेडिट माल और सेवा या दोनों के इनवर्ड सप्लाई पर, मतलब जो आप खरीद रहे हैं, जो आप इनवर्ड ले रहे हैं, उससे संबंधित जो भी टैक्स है उसकी आईटीसी आपको मिल जाएगी। यह पूर्तिकर्ता द्वारा चार्ज किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, खरीदे गए माल और सेवा पर चुकाया गया कर के संबंध में मिलेगी। ठीक है, तो जीएसटी अधिनियम की धारा 262 के अनुसार क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से आशय है किसी पंजीकृत व्यक्ति को वस्तु और सेवा और दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए केंद्रीय कर, है ना। तो कौन सा है, पंजीकृत। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, पंजीकृत। ठीक है, ऊपर चाहे आपने क्या लगाया हो, सीजीएसटी और आई जी एसजीएसटी, है ना। अगर विद इन स्टेट है तो ये दोनों लगेंगे। या आईजीएसटी कब लगेगा, आईजीएसटी जब इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या एक स्टेट से एससीजेड में है, या गिफ्ट सिटी में है। ठीक है, या यूटीजीएसटी, है ना। यूनियन टेरिटरी में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यूटीजीएसटी लग जाएगा एसजीएसटी की जगह। या रिवर्स चार्ज बेसिस पर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ही पेमेंट होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर पेमेंट करता है, रिसिपिएंट पेमेंट करता है, सॉरी, है ना। आरसीएम के संबंध में कौन पेमेंट करेगा, रिसिपिएंट पेमेंट करेगा। ठीक है, या आईजीएसटी भी शामिल है, इसका अगर कोई आप कर रहे हैं पेमेंट, तो ये क्या आ जाएगा, इनपुट टैक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें क्या शामिल नहीं होगा, तो जो कंपोजिशन पर आपने पेमेंट करा है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं माना जाएगा। कंपोजिशन में जो आपने पेमेंट करा है उसको, अगर कंपोजिशन में कोई पेमेंट हुआ है तो उसको आईटीसी के रूप में आप नहीं ले सकते। ठीक है, समझ में आया पॉइंट। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो प्रोविजन एंड रूल्स रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो क्या क्या प्रावधान है फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ और क्रेडिट योग्य कर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, पूर्तिकर्ता और वही कि चुकाए गए माल पर जो आप टैक्स चुकाते हो उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, है ना। जो आपने माल खरीदा तो सबसे पहला क्या है, सीजीएसटी, अगर राज्य के भीतर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ठीक है, सेवा हो, माल या सेवा दोनों या दोनों की सप्लाई हो, अगर वो राज्य के भीतर ही, एक ही राज्य के भीतर है, तो आई सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। यूटीजीएसटी कब लगता है, जब वो यूनियन टेरिटरी में ट्रांजेक्शन हो रहा हो, तो फिर ये क्या लग जाता है, एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लग जाता है, यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, आईजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लग जाएगा, जब सेवाएं क्या हो, अंतरराज्यीय पूर्ति हो या आयात किया गया, मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई हो, या एक स्टेट से किस में हो, एससीजेड में हो, या फिर गिफ्ट सिटी में आप कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो आप, इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, वहां के केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी लग जाएगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका भी आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। बट वो व्यक्ति जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, अगर उस पर जो टैक्स चुकाया है उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो जो कंपोजिशन स्कीम होती है, एक तो उसमें बहुत कम अमाउंट से सरकार टैक्स ले रही है, दूसरा वो सरकार किसी से लिया ही नहीं जाता, मतलब जो सप्लायर है उसको अपनी जेब से देना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम का एक पॉइंट याद रखिएगा कि कंपोजिशन स्कीम में जो सप्लायर होता है जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, उसको जीएसटी की अमाउंट
अमाउंट या टैक्स जो भी कंपोजिशन में भी चुकाना है वो भी वसूल करने का अधिकार नहीं होता है। किससे? कस्टमर से, उसको अपनी जेब से देना है। ठीक है, तो ये है। अब कौन कौन सी गुड्स है जिन पर आप आईटीसी ले सकते हो? तो सभी प्रकार की गुड्स है, मतलब इनपुट टैक्स, इनपुट या आगमगत माल, मतलब जो नॉर्मली उपयोग में किया जाता है वो माल, इनपुट सेवाएं या पूंजीगत माल। अब इनपुट माल का मतलब क्या है? नॉर्मल माल। नॉर्मल माल मतलब जो रॉ मटेरियल है, रेगुलर लगेगा। जैसे टाटा कंपनी के केस में इनपुट माल क्या हो जाएगा? टायर, है ना? टायर हुआ, ट्यूब हुआ, म्यूजिक सिस्टम हुआ, लाइट हुई। तो ये सब क्या है? इनपुट है उस प्रोडक्ट के, तो ये इनपुट में आएंगे। अब कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हुआ? कैपिटल गुड्स का मतलब हुआ वो मशीन, वो बड़ी मशीन जिससे कार बनाएंगे, करोड़ रुपए का जो प्लांट लगता है, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। अब सेवाएं, आपने कोई सेवाएं ली है, इनपुट सेवाएं, कोई इंजीनियर की सर्विस ली है ना, नक्शा बनवाया है, तो ये सब क्या आएगा? इनपुट सेवाओं में आएगा। क्योंकि वो सर्विस, जैसे अभी हमने एक बात करी थी कि वो केटरिंग वाला एग्जाम्पल, कि उसमें क्या करा था कि केटरिंग का उन्होंने ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, और पीछे से क्या करा, एक और व्यक्ति से, मेरे से उन्होंने 1200 रुपये में पर प्लेट वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया। तो अब वो 1200 रुपये के जो मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो क्या आएगा? इनपुट में आएगा। अब ऐसे ही कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते और उसमें पीछे से सर्विस लेते, जैसे अभी मैंने गुड्स सप्लाई करी, तो उसमें सर्विस में भी फिर क्या आ जाएगा? इनपुट सेवाएं। तो अगर ये है तो ये सब पे क्या मिल जाएगा आपको? छूट मिल जाएगी, मतलब आईटीसी मिल जाएगी। जैसे कच्चे माल, स्टोर्स, पुनर्विक्रय के लिए खरीदा गया निर्मित माल, है ना, व्यापार व्यवसाय के दौरान प्राप्त की गई सेवाएं जैसे टेलीफोन, बीमा सेवाएं, तो ये सब क्या है? इनपुट सेवाओं में आएगी। और कैपिटल गुड्स मतलब अचल संपत्तियां जो लंबे समय तक उपयोग में लाएंगी, है ना। तो ठीक है, तो उस सबको यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है, जैसे बिल्डिंग हुई, है ना, तो उस पर अगर, मतलब एक वो जिस पर आईटीसी अलाउड है ना, बिल्डिंग मटेरियल पर आईटीसी अलाउड नहीं है, तो इसलिए उसको, एग्जांपल को मैंने रोक दिया। नॉर्मली आपने एक मशीन खरीदी 50 लाख की, तो मशीन पर आईटीसी जो लगा, वो जो जीएसटी लगा है, उसकी आपको क्या मिल जाएगी? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है। अब इलिजिबल पर्सन टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, कौन कौन से व्यक्ति इलिजिबल है जो, जिनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी? तो देखो, सबसे पहला तो क्या है? माल का क्रय विक्रय व निर्यात करने वाले व्यवसायी, है ना, या जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको भी मिल जाएगा, जैसे होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सब पंजीयत व्यवसायी हैं, इनको क्या मिल जाएगी? इनको आईटीसी अलाउड है। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? मालों का निर्माण करके विक्रय और निर्यात करने वाले, जिसमें अब टाटा कंपनी आ गई, है ना, पंजीकृत रजिस्टर्ड पर्सन है, मैन्युफैक्चरिंग पर्सन है, वो आ जाएगा, तो उसमें भी आईटीसी अलाउड है। या पंजीयक ठेकेदार, है ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने लिया है तो उस पर भी आईटीसी अलाउ है। मालों को लीज पर देने का पंजीयत व्यवसायी, है ना, मालों को लीज पर देना मतलब क्या? रेंट पर दे रहे हैं, तो उस पर भी जो पर्सन दे रहा है वो भी आईटीसी के लिए अलाउड है। ठीक है। सप्लायर ऑफ सर्विस अगर कोई है, सप्लायर ऑफ सर्विस मतलब कोई सर्विस की सेवाएं दे रहा है, तो उस पर भी जो जीएसटी लग रहा है, उसको पेमेंट करना पड़ रहा है इनपुट के संबंध में, तो उसको क्या हो जाएगा? आईटीसी अलाउड है। क्या है? आईटीसी अलाउड है। ठीक है, समझ में आ गई बात? पर्सन नॉट एलिजिबल टू गेट, कह रहे ना, आईटीसी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप? आईटीसी, या आर को क्या कर लेंगे? सी, आईटीसी। ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपंजीयक, अपंजीयत व्यवसायी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो वो आईटीसी लेने के लिए हकदार नहीं है। कौन सा व्यक्ति? जिस व्यक्ति ने पंजीयन नहीं कराया है, मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो उस व्यक्ति को आईटीसी नहीं मिलेगा, है ना। तो जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति, अर्थात व्यापारी, सेवा प्रदाता पंजीयत नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त किए गए माल और सेवा पर चुकाए गए कर की छूट नहीं मिलेगी। मतलब उन्होंने भले ही रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, पर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो इसलिए आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि उसका मैकेनिज्म भी नहीं है। क्रेडिट कहाँ करेंगे जब जीएसटी नंबर नहीं है? तो किस व्यक्ति को देंगे वो? तो इसलिए उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। कंपोजिशन प्राप्त पंजीयत व्यवसायी मतलब वो व्यक्ति जिसने क्या ले रखी? कंपोजिशन स्कीम ले रखी। तो कंपोजिशन स्कीम में तो वैसे भी आपको बहुत कम रेट से जीएसटी चुकाना पड़ता है, तो इसलिए कंपोजिशन स्कीम में दो तीन चीजें हैं जिसको आपको यहाँ पर वापस से रिवाइज कर लेना चाहिए। तो कंपोजिशन स्कीम वो व्यक्ति है जिसने 1.5 करोड़ तक का, जिसका टर्नओवर है 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, उसने कंपोजिशन का विकल्प ले रखा है, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। मतलब जो भी वो इनपुट करेगा उस पर उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। और जैसे ही ये टर्नओवर पूरा हो जाएगा तो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा, और फिर उसको आईटीसी भी लगाना पड़ेगा अपने कस्टमर को। और दूसरा,
वो जीएसटी भी लगाना पड़ेगा और उसको आईटीसी भी मिल जाएगी। तो कंपोजिशन डीलर वो होता है जिसको बुक्स कम रखनी पड़ती है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट कम बनानी पड़ती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिटर्न कम भरने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब कंप्लायंस पार्ट जो है कंपोजिशन स्कीम वाले व्यक्ति को वो कम लगता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी कंपोजिशन स्कीम में वो जीएसटी चुकाएगा वो कौन से चुकाएगा, अपनी जेब से देगा। अपनी जेब से देगा, मतलब कस्टमर से चार्ज नहीं करेगा। कंपोजिशन स्कीम में जो भी टर्नओवर है उस पर जो भी स्पेसिफाइड रेट है उस पर जो जीएसटी चुकाना है वो अपनी जेब से चुकाएगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या है? पॉइंट नंबर टू है कि पहला तो ये है कि अपनी जेब से चुकाएगा, दूसरा है उसको शो करना पड़ेगा। शो कहाँ पर करेगा कि मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, उसको एक तो अपने करे ना जो दुकान है वहां पर शो करना पड़ेगा, जब वो नाम लिखेगा तो वहां पर लिखेगा कि भैया मैं एक कंपोजिशन डीलर हूँ। और कहाँ पर शो करना पड़ेगा? और उसको शो करना पड़ेगा इनवॉइस पर। इनवॉइस इनवॉइस पर भी उसको शो करना पड़ेगा। इनवॉइस पर भी उसको शो करना पड़ेगा, मतलब जो बीजक है उस पर भी उसको शो करना पड़ेगा कि मैं एक कंपोजिशन डीलर हूं और मैं आईटीसी लेने के लिए हकदार नहीं हूं। ठीक है। तीस चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा? चौथा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर कि जो भी कंपोजिशन डीलर से बाय करता है, मतलब जैसे मान लो मैंने कंपोजिशन डीलर से सामान बाय कर लिया, ठीक है, तो मुझे भी आईटीसी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि देखो, आईटीसी जब मिलती है जब हमने कोई टैक्स चुकाया। कंपोजिशन डीलर में तो हमको कोई टैक्स चुकाना ही नहीं पड़ता, वो अपनी जेब से चुकाता है, तो इसलिए आईटीसी का यहाँ पर सवाल ही नहीं आता। तो ये बात ध्यान रखना, कंपोजिशन डीलर का पॉइंट आया तो मैंने आपको ये दो तीन पॉइंट और बता दिए। ठीक है, तो ऐसे पंजीयत व्यापारी जिनका वार्षिक बिक्री क्या है, 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, मतलब मैक्सिमम कितना है, 1.5 करोड़ तक है, मतलब जिसको बोले 1,50,00,000। ठीक है, उन्हें कंपोजिशन विकल्प लिया है, और उन्होंने क्या लिया है? कंपोजिशन विकल्प लिया है। ये ऑप्शन होता है, लेना हो तो आप लीजिए, नहीं तो नहीं भी ले सकते। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं होंगे। कंपोजिशन प्राप्त पंजीकृत व्यवसायी ने चाहे माल या सेवा चुकाकर पंजीकृत व्यक्ति से माल खरीदा हो, मतलब उसने भले ही जीएसटी चुका करके रजिस्टर्ड व्यक्ति से मिला हो फिर भी उसको छूट नहीं मिलेगी। उसको तो क्या करना है, अपनी जो भी रेट है उस पर 1% या अलग अलग पर्सन पे अलग अलग रेट रहती है वो चुका देना है। सिंपली क्या है, 1% चुका देंगे जो भी टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल सप्लाई है उस पर। ये हो गया, समझ में आ गया कंसेप्ट? ठीक है। अब इसके बाद बोलते हैं कंपलसरी कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सबसे पहली कंपलसरी कंडीशन क्या है? तो चुकाए गए कर संबंधी दस्तावेज। चुकाए गए कर संबंधी दस्तावेज मतलब जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में टैक्स चुकाया है। जैसे मान लीजिए आपने कोई माल खरीदा, उस पर आपने जीएसटी चुकाया, तो आपके पास क्या होना चाहिए? वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब वो इनवॉइस होना चाहिए, वो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हर एक चीज आपके पास ऑन डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए उसके पास कर चालान, डेबिट नोट, कर भुगतान के अन्य दस्तावेज होने चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे पूर्व पूर्तिकर्ता जिसने माल और सेवा क्रय की गई थी, मतलब जो हमने जिससे खरीदा था माल, उससे जो इनवॉइस इशू करी है उसने, या डेबिट नोट इशू करा, या आयात की दशा में जो बिल ऑफ एंट्री है वो हमारे पास होनी चाहिए, या जो हमने सर्विस ली है तो सर्विस के संबंध में जो बीजक होगा वो बीजक हमारे पास होना चाहिए। और उस बीजक में क्या होना चाहिए? जीएसटी चार्ज किया जाना चाहिए, और जीएसटी अलग से चार्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो कैसा समझना, तो जीएसटी तभी मिलेगा आपको आईटीसी। इसके लिए एक एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, समझना। देखो, यहाँ पर अगर आपके पास जो बीजक आया है, जो इनवॉइस आई है, उस इनवॉइस में सपोज करो आपने एक गुड्स खरीदी। गुड्स की वैल्यू क्या थी? तो गुड्स की वैल्यू थी 10,000 रुपये, और आपने क्वांटिटी कितनी खरीदी? सपोज करो आपने क्वांटिटी खरीदी 20, तो टोटल आपने कितने की खरीदी क्वांटिटी? 2 लाख रुपए की आपने वैल्यू की खरीदी। तो ये क्या बोलते हैं? इनवॉइस पर जीएसटी नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसका एचएसएन कोड होना चाहिए। साथ में यहाँ पर जब जीएसटी, सपोज करो जीएसटी की रेट क्या है? जीएसटी की रेट है 18%। कितनी है? 18%। तो यहाँ पर सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%।
या अगर IGST लग रहा है तो IGST, ऐसा अलग से लिखा होना चाहिए। मतलब 1,80,000 रुपए जो है वो CGST के, और 1,80,000 रुपए जो SGST के, वो अलग होना चाहिए, और फिर टोटल लगा होना चाहिए 2,36,000 रुपए का। तो ये अलग से मेंशन होना चाहिए। क्या अलग से मेंशन होना चाहिए? तो GST की अमाउंट, ठीक है, GST की अमाउंट अलग से मेंशन होना चाहिए, तभी क्या है, अलाउड होगा। मतलब ITC तभी मिलेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं ITC अलाउड कब होगा? जब GST की अमाउंट सेपरेटली इनवॉइस में शो होगी। अब सपोज करो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी बीजक है, ठीक है। हमने एक गुड्स खरीदी, गुड्स की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपए की। कितनी क्वांटिटी खरीदी, सपोज करो 200। तो कितनी हो गई, बहुत ज्यादा हो जाएगी, 20 क्वांटिटी कर लेते। तो कितनी हो जाएगी, 4 लाख की। दो एक दो, दो धनी चार, 4 लाख की हमने ये खरीदी, ठीक है। अब इस पर GST भी लगना था। कितना लगना था, सपोज करो 40,000 रुपए का। तो उन्होंने यहां पर ही कितना लिख दिया, यहां पर ही लग दिया 4,40,000 रुपए, और यहां पर कर दिया क्या, टोटल कितना, 4,40,000 रुपए, ठीक है। ये टोटल भी कर दिया। क्या GST की अमाउंट चार्ज करी है इन्होंने? तो हमारा आंसर आएगा यस, क्योंकि वैल्यू तो कितनी थी, क्वांटिटी की वैल्यू, GST गुड्स की वैल्यू तो 20,000 थी, तो उस हिसाब से 4 लाख ही होने थे, पर 4,40,000 है तो GST तो चार्ज किया है। पर क्या GST अलग से बताया है? क्या इन्होंने अलग से बताया है? कैन GST चार्ज सेपरेटली, है ना, शोइंग इन सेपरेटली इन द इनवॉइस? क्या ऐसा है, क्या GST सेपरेटली इनवॉइस में शो हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो, GST अलग से शो नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हमको अलाउड होगा ITC? क्वेश्चन ये आता है। तो हम लिखेंगे ITC नॉट अलाउड। भैया ITC नहीं मिलेगा इस केस में, आपको भूल जाइएगा, आपके ITC मिल जाएगा। कब नहीं मिलेगा? जब उसमें इनवॉइस में अलग से नहीं बताया है तो इनवॉइस में GST प्राप्त करने के लिए उसे अलग से बताना जरूरी है। तो पहले तो इनवॉइस हमको रखना पड़ेगी, दूसरा इनवॉइस में उसको अलग से बताना भी जरूरी है। तो अगर अलग से नहीं बताया तो भैया फिर उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि, को क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भैया जो GST की अमाउंट है उसको इनवॉइस में अलग से नहीं बताया गया है, पर इनपुट पर उन्होंने GST तो चार्ज करा है, पर उसको इनवॉइस में अलग से शो नहीं करा है। क्या क्या रिसिपिएंट GST पर ITC का हकदार होगा? तो पहला आंसर आएगा यस, उसे ITC मिलेगा। नो, उसे ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो, उसको ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि GST इनवॉइस क्या है, GST की जो इनवॉइस था उसमें GST का अमाउंट सेपरेटली चार्ज नहीं किया गया था, ठीक है। तो GST का अमाउंट चार्ज, GST की ITC लेने के लिए सबसे जरूरी क्या है, इनवॉइस का होना, इनवॉइस में अलग से GST शो होना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दस्तावेज आवश्यक, ई दस्तावेजों में भी सभी आवश्यक जानकारियां व विवरण विधिवत किए गए हों। मतलब अगर ई इनवॉइस दे रहे हैं तो आपको उसमें भी क्या करना पड़ेगा, ये रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, माल और सेवाओं की प्राप्ति। इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने वस्तु एवं सेवाओं या दोनों की सुपुर्दगी प्राप्त कर ली हो। मतलब आपको क्या होना चाहिए, रिसीव्ड हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, रिसीव्ड हो जानी चाहिए। हम क्या लिखेंगे, रिसीव्ड हो जाना चाहिए। भैया रिसीव्ड हो जाना चाहिए, मतलब रिसीव्ड होने का मतलब यहाँ पर क्या है, रिसीव्ड होने का मतलब है यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूंगा मैं, 100% रिसीव्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 90% हो गई तो ITC मिल जाएगी, क्या नहीं, 100% हो जाना चाहिए, ठीक है। 100% हो जाना चाहिए,
तभी वो अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा। कि अगर आपने 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया, 9,000 क्वांटिटी मिल गई है, 1,000 क्वांटिटी बाकी है, तो क्या आईटीसी मिल जाएगा? नहीं। जब तक लास्ट लॉट नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं 100% रिसीव्ड हो जाना चाहिए, या तो ऐसे भी लिख लो आप, 100% रिसीव्ड हो जाना चाहिए। तो अगर 100% रिसीव्ड हुई है तभी आईटीसी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चाहे वो क्या हो, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, है ना। चाहे वो क्या हो, गुड्स हो या सर्विस हो, आपको 100% रिसीव्ड हो जाना चाहिए, तभी उसके आपको आईटीसी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो यदि कोई चालान से सामान किस्त या भाग में प्राप्त हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है इंस्टॉलमेंट में, तो ऐसी दशा में पंजीकृत व्यक्ति केवल अंतिम भाग प्राप्त होने पर, अंतिम भाग मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट अथवा किस्त की प्राप्ति पर ही क्रेडिट का हकदार होगा। मतलब लास्ट किस्त मिल जाएगी तभी। जैसे एक्स ने एक वाई को 1,000 टन सोयाबीन की पूर्ति का बिल जारी किया, उसकी पूर्ति 100 टन की 10 किस्तों में 1 जुलाई से प्रारंभ की गई। माल की अंतिम किस्त कब मिली? 10 अगस्त को भेजी गई। तो ऐसी स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता कब से होगी? 10 अगस्त से होगी। 10 अगस्त से क्यों होगी? क्योंकि जो लास्ट लॉट था, लास्ट लॉट रिसीव्ड ही तब हुआ था, है ना। लास्ट लॉट रिसीव्ड ही यहां पर हुआ था। ठीक है, तो ये समझ में आ गई ये बात। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं, कर का भुगतान। कर का भुगतान का मतलब क्या है? ऐसे माल खरीदा गया हो, जिससे माल खरीदा गया हो उसे आपूर्तिकर्ता ने वास्तव में आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान सरकार को कर दिया हो। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि भैया आपने तो पेमेंट कर दिया उस सप्लायर को, पर उस सप्लायर ने सरकार को पेमेंट करा है कि नहीं? जैसे देखो इसका एग्जांपल समझो, समझो इसका एग्जांपल क्या है। जैसे सपोज करो, ये क्या बोलते हैं, ये मैं हूं, ये एक सप्लायर है, टाटा कंपनी सपोज करो, ये टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी ने क्या करा था, एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदे थे 2 लाख रुपए के, है ना। 2 लाख रुपए के जो टायर खरीदे थे, इस पर इन्होंने जीएसटी भी चुकाया था, कितना? 40,000 रुपए का। और टोटल कितना पेमेंट करा था? टोटल जो पेमेंट करा था टाटा कंपनी ने, वो करा था 2,40,000 रुपए। ठीक है, तो इस 40,000 रुपए पर आईटीसी किसको मिल जाएगा? टाटा कंपनी को मिल जाएगा। टाटा कंपनी ने 2,40,000 रुपए चुकाया है, आईटीसी इनको मिल जाएगा। तो एक्ट क्या बोलता है? एक्ट ये बोलता है कि भैया 40,000 रुपए जो एमआरएफ ने हमसे वसूल करें, ये किसको देना अल्टीमेटली? इसको, इसका पेमेंट इसको करना है गवर्नमेंट को। तो ये 40,000 रुपए का पेमेंट किसको करना है? इसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो ये पेमेंट एक्चुअल में हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी तो गवर्नमेंट मतलब क्या कर रही है? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, इधर से पेमेंट मिल रहा है तो आपको उसकी क्रेडिट दे रही है। तो ये 40,000 रुपए का पेमेंट क्या हो जाना चाहिए? एक्चुअल में हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तो पेमेंट कर दिया, एमआरएफ वाले पेमेंट ही नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आईटीसी लेने के लिए क्या जरूरी है? ये भी जरूरी है। तो इसका बहुत विरोध भी हुआ था। इसका क्या हुआ था, इस वाली कंडीशन का लोगों ने थोड़ा सा अपोज भी करा था कि ये तो गलत है ना। मतलब क्यों गलत है? देखो इसके इसके एग्जाम्पल ऐसा देखो कि भैया टाटा कंपनी की क्या गलती है। मतलब अगर मान लो यही एग्जाम्पल होता कि भैया एमआरएफ कंपनी ने तो पेमेंट नहीं करा जीएसटी का, किसको? गवर्नमेंट को। बट टाटा कंपनी ने तो 2,40,000 रुपए का 100% पेमेंट कर दिया ना, तो इनकी क्या गलती है? टाटा कंपनी की इसमें क्या गलती? पर उसको आईटी से मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि गलती किसने करी? एमआरएफ कंपनी ने गलती करी, उसने पेमेंट नहीं करा। तो ये तो कहीं ना कहीं नुकसान है, किसके लिए? टाटा कंपनी के लिए। तो सरकार के पीछे का इंटेंशन क्या था? सरकार के पीछे का जो इंटेंशन था इसके लिए, वो ये था कि वो उन लोगों को ये देना चाहती थी। मतलब सरकार क्या चाहती, ये आप उन लोगों से माल परचेस करो, माल बाय किससे करो? अब मान लो टाटा एमआरएफ कंपनी ने अगली बार नहीं भरा, अगली बार एमआरएफ कंपनी ने टैक्स नहीं भरा, तो टाटा कंपनी को मिला क्या? जीएसटी का 40,000 का क्रेडिट नहीं मिला। तो क्या टाटा कंपनी अगली बार एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदेगी? टाटा कंपनी किसके पास चली जाएगी? टीवीएस टायर के पास, कि भैया टीवीएस टायर अब आपसे टायर खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि भैया जो जीएसटी का पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे, उनको क्या करना चाह रही है? डिस्करेज करना चाह रही है कि इनसे व्यापार लोग कम करेंगे तो अपने आप ये सुधर जाएंगे।
क्योंकि लोग माल ही नहीं खरीदने आएंगे कि तुम पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो, हमको आईटीसी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से सरकार ये चाहती थी कि जो लोग टैक्स का पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं वो थोड़े से वो हों, क्यों? क्योंकि उनका फिर बिजनेस जाने लग जाएगा, टाटा का जैसी कंपनियां उनको बिजनेस ही नहीं देंगी कि रहने दो आप। ठीक है, तो ये ऐसा भी जरूरी है। समझ में आ गई बात? तो कर का भुगतान जिससे माल खरीदा गया हो, उस आपूर्तिकर्ता ने वास्तव में आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान सरकार को कर दिया हो। ठीक है। रिटर्न की प्रस्तुति तो धारा 39 है ना, रिटर्न के लिए क्या है, सेक्शन 39 है, तो उसके अंदर आपने क्या भर दिया हो, रिटर्न भी फाइल कर दिया हो। तो ये अगर आपने कर दिया है तो आपको क्या मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी। आईटीसी की क्या मिल जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया। इसके बाद क्या है कि कहाँ कहाँ आईटीसी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो आईटीसी कहाँ कहाँ अलाउड नहीं होता है, इस पर बात करते हैं। इस पर बात नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना। सिचुएशन इन विच आईटीसी नॉट अलाउड, है ना। तो अगर सैंपल के रूप में दिया है आपने, सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं, तो याद रखिएगा एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, है ना। या माल के नष्ट या गुम हो जाने पर तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, या मोटर वाहन या अन्य कोई वाहन खरीदा है आपने तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा, या कोई गुड्स और सर्विस फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, जैसे मैंने आपको बोला ना कि वही सामान खरीदा, ब्यूटी केटरिंग या खाने का सामान ये सब, तो इस पर भी आईटीसी सीधा अलाउड नहीं है, मतलब आपको इसमें अलाउड ही नहीं है, सिंपल कर रखा, क्योंकि सरकार चाहती थी कि यहाँ से लोग वो करेंगे, क्या करेंगे, टैक्स का इवेजन करेंगे। कि जैसे कार पर अगर वो दे दे, मोटर कार पर देने लग जाए, तो हर कोई जो कार खरीदेगा, आजकल हर कोई कार खरीद रहा है, तो वो कार कहाँ खरीदेगा, कंपनी में ही खरीदेगा कि उसकी आईटीसी मिल जाएगी, तो सरकार को नुकसान हो जाता है। तो सरकार समझ रही थी इस बात को, तो सरकार ने इसलिए इनको डिसअलाउड कर दिया। जैसे खाने या ब्यूटी केटरिंग की सर्विस है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कराया है, तो ये सब जो सेवाएं हैं, इस पर जो भी आपने पेमेंट करा, जैसे होटल में आप खाना खाने गए तो उस पर भी आपको जो टैक्स का पेमेंट करा है जीएसटी का, उसकी आपको छूट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? नहीं तो फिर क्या करते, जो बड़ी बड़ी कंपनी है या जो कंपनियां, उनके डायरेक्टर जब भी बाहर अपनी फैमिली के साथ भी खाना खाने जाते तो बिल किसके नाम का बना लेते, कंपनी के नाम का। तो सरकार को रिवेन्यू का लॉस होता, तो इसलिए सरकार ने कुछ एक कैटेगरी को सीधा मना कर दिया। ठीक है, तो ये वालों पर भी कोई नहीं मिलेगा। अगर कंपोजिशन स्कीम प्राप्त कर रखी तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो, वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है तो आपको क्या रहना, नहीं मिलेगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, वही व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर आपने कोई यूज करी है सर्विस तो भी आपको जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उस पर भी नहीं मिलेगा। पूंजीगत माल पे कर के संबंध में अगर आपने हास का क्लेम कर लिया, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया आपने, जो टैक्स कंपोनेंट था उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो सरकार बोल रही है एक तरफ कहीं भी टैक्स ले लो, टैक्स का बेनिफिट ले लो, या तो आप आईटीसी ले लो या फिर उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लो। ठीक है, और अगर आपने क्या करा है, आपने फ्रॉड करके या कुछ चीजों को छुपा करके, मतलब आपने गलत तरीके से आईटीसी लिया है, तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा और फिर आपसे वापस से वसूला जाएगा। ठीक है, पाइपलाइन से और टेलीकम्युनिकेशन टावर है, इसके संबंध में अगर कोई है तो उस पर आईटीसी का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब लिमिट के बारे में फिर बताया गया कि आईटीसी की आखिरी डेट क्या है, उस पर आप कब तक आईटीसी ले सकते हैं। तो इन सब टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे आराम से, जरा सा टॉपिक है। ठीक है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी क्या होता है, इस वाले कंसेप्ट को पढ़ लेंगे, और इस प्रकार से हमारा आईटीसी का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में इसको भी पढ़ा है, उसका रीजन ये है कि आईटीसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनना चाहिए। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, और बस पढ़ते रहिए ऐसे ही जबरदस्त तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।